आप सभी का स्वागत है हमारे टेक स्टडी चैनल पे। तो आज हम लेके आए यूनिट फर्स्ट इंजीनियर मैकेनिक्स की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स एक मिनट। मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, दैट डील विद द स्टडी ऑफ फोर्स, मोशन एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें हम बल, गति और वस्तु जैसे मतलब उसका व्यवहार की मतलब अध्ययन वगैरह करते हैं इस मैकेनिज्म में। आगे फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग। फाउंडेशन क्या है, इज द बेस ऑफ ऑल इंजीनियरिंग फील्ड लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सब हमारा क्या है, बेस है, फाउंडेशन। विदाउट मैकेनिज्म जैसे डिजाइनिंग मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर इम्पॉसिबल, सभी इंजीनियरिंग शाखाओं का आधार है। अंडरस्टैंडिंग मोशन एंड फोर्सेस हेल्प द अंडरस्टैंड हाउ ऑब्जेक्ट मूव एंड हाउ फोर्सेस एक्ट ऑन देम। जो वस्तु कैसे मतलब चलती हैं और बल मतलब कैसे जो फोर्स वगैरह है वो कैसे अपना काम करते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। डिजाइन और कंस्ट्रक्शंस, यूजिंग द डिजाइन, ब्रिज, बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग वगैरह या फिर व्हीकल्स ईटीसी, डिजाइन और निर्माण, पुल वगैरह, इमारत, मशीन इत्यादि बनाने में उपयोग। सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, इंश्योर स्ट्रक्चर डू नॉट कोलैप्स एंड मैकेनिज्म वर्क सेफली, सुरक्षा और सुरक्षित बनने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। रिलेवेंस, जिसको एप्लीकेशन इन रियल लाइफ से हम थोड़ा देखेंगे। मैकेनिज्म इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म यूज्ड इन डिजाइनिंग कार, बाइक और एयरप्लेन्स। एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, यूज फ्रैक्शन एंड प्रिंसिपल, और जैसे गाड़ी, बाइक, हवाई जहाज डिजाइन करने में उपयोग। और कंस्ट्रक्शन में इंजीनियरिंग कैलकुलेट वगैरह फोर्स बिफोर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह। निर्माण कार्य जैसे भवन बनाने में पहले बलों की गणना की जाती है। कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी पहले गणना की जाएगी, कैलकुलेट किया जाएगा, फोर्स वगैरह, बिल्डिंग मतलब स्ट्रक्चर वगैरह बनाया जाएगा, उसके बाद आगे कुछ काम होगा। डेली लाइफ, वॉकिंग, लिफ्टिंग, ऑब्जेक्ट पुशिंग, डोर, ऑल इन्वॉल्व होते हैं इनमें मैकेनिज्म। ये भी एक मैकेनिज्म है। दैनिक जीवन में मतलब जो अभी बताया वही, चलना, उठना, बैठना, धक्का देना, तो ऑल इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म यूज्ड इन ट्रेन्स, पुली, गियर्स ईटीसी, ये सब क्या उपयोग में आते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन पुश अ बॉक्स, मतलब एक आदमी है जो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है बॉक्स को। यूज्ड इन अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड। द बॉक्स मूव ड्यू टू मोशन, बॉक्स क्या है, गति करता है। फ्रिक्शन रेजिस्ट द मूवमेंट, जो फ्रिक्शन है वो क्या है, बल उसका ग्रोथ करता है। अप्लाइड मैकेनिज्म, ये अप्लाइड मैकेनिज्म को देखते हैं। अप्लाइड मैकेनिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच है, दैट डील्स विद द पार्टिकल्स एप्लीकेशन एलो मैकेनिज्म टू सॉल्व इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्या करता है, सॉल्व करने में हेल्प करता है हमारा अप्लाइड मैकेनिज्म। इट यूज प्रिंसिपल फोर्स, मोशन एंड एनर्जी, डिजाइन एंड एनालिसिस स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म, मतलब इसका उपयोग करके इंजीनियर समस्याओं को हल करने में किया जाता है। यूज्ड इंजीनियर डिजाइनिंग, हेल्प इन डिजाइनिंग मैकेनिज्म, ब्रिज वगैरह, बिल्डिंग हो गई। इंश्योर सेफ्टी, प्रिवेंट फेलियर स्ट्रक्चर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेल्प इंजीनियर एनालिसिस फोर्सेस, फोर्सेस का एनालिसिस करना, बल और गति का विश्लेषण करने में मदद करता है हमारा। रियल सॉल्यूशन, सिविल इंजीनियरिंग,
में क्या है, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, डैम वगैरह, ब्रिज वगैरह हो गए, ये इसमें आते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, डिजाइन इन इंजीनियर, मैकेनिक्स, टूल वगैरह हुए, जो टूल वगैरह हमारे डिजाइन होते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ गए। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, व्हीकल्स, मोशन, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, ये हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन का होता है, लैंड कैलकुलेशन वगैरह करना, स्टेबिलिटी, ये हमारे किस में आते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में आते हैं। उपयोग, उपयोग क्या है, सिविल इंजीनियरिंग, वो जो अभी बताया था मैंने, निर्माण मतलब पुल वगैरह, बांध वगैरह बनाने में। इंजीनियर मैकेनिकल में इंजन और मशीन का डिजाइन करना। ऑटोमोबाइल में गाड़ी की गति और उसका ब्रेकिंग सिस्टम का निर्माण कार्य, मतलब बाहर लोड वगैरह। बहुत सारे मच्छर लग रहे हैं भाई। इसमें स्टैटिक्स, स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट, जो स्थिर वस्तुएं होती हैं, जैसे स्टडी ऑफ बॉडीज इन मोशन। डायनेमिक क्या है, जो गतिशील वस्तुएं होती हैं, जो गति में होती हैं, जैसे इसमें भी इंक्लूडेड होते हैं क्या, काइनेमेटिक्स, मोशन विदाउट फोर्स, बिना फोर्स के। और काइनेटिक्स जो होती है, मोशन विद फोर्स, मोशन भी हो और साथ में क्या, फोर्स। एग्जाम्पल, ए कार लिफ्टिंग आ लोड, जो कार, जो सॉरी, क्रेन, क्रेन द्वारा मतलब वजन उठाना। फोर्स आर अप्लाइड, उस पर बल लगाया जाता है। लोड रिमेन बैलेंस, बाहर से मतलब संतुलन रहता है, बैलेंस बना के। इंजीनियरिंग कैलकुलेट फोर्स टू अवॉइड फेलियर, मतलब सही गणना से दुर्घटना रोकी जा सकती है। Static is a branch of physics that deal with the study of bodies at rest in equilibrium. तो स्थितिक भौतिक वह शाखा है जिसमें स्थिर और वस्तुओं को अध्ययन, जो स्थिर रेस्ट में होती हैं, मतलब उन बॉडीज का स्टडी करना। जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल संतुलित होते हैं तो वह स्थिर रहती है। आगे, कंडीशन, जैसे फॉर बॉडी रिमेन इक्विलिब्रियम, जो सभी बल का योग कैसा हो, जो फोर्सेस है उनका कैसा हो, जीरो। और सभी मोमेंटम का योग कैसा हो, जीरो। स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन यूज इन डिजाइनिंग बिल्डिंग, ब्रिज, टावर्स वगैरह डिजाइन होते हैं। स्टैटिक मतलब जो मूवमेंट नहीं होता उसमें। सेफ्टी, प्रिवेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम। और इंजीनियरिंग एनालिसिस हेल्प टू कैलकुलेट फोर्स इन स्ट्रक्चर्स। मैथ, संरचना निर्माण करना, सुरक्षा गिरने से मतलब बचाव करता है, सेफ्टी। तो बल का विश्लेषण मतलब सही करने में मदद करता है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आएगा सबसे पहले ब्रिज और बिल्डिंग, डैम एंड टावर्स, मैकेनिज्म एट रेस्ट, सपोर्टेड एंड बीम्स। पुल और इमारतें, ये सब वर्क मतलब यूज होना। बांध और टावर्स में, और बीम और सपोर्ट वगैरह में, स्टेन मशीनों में। एग्जाम्पल, ए बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ए मेज पर रखी किताब, वेट उसका जो है वो डाउनवर्ड में। नॉर्मल रिएक्शंस, एक्ट अपवर्ड में होगी नॉर्मल रिएक्शंस। फोर्स आर इक्वल, अपोजिट रिमेन एट रेस्ट, मतलब दोनों बराबर तो बस जो स्थिर रहती है, दोनों बराबर हो तो। जैसा कि यहाँ एक ये टेबल है और इसके ऊपर ये बुक रखी है, और जो बुक है मतलब जो वेट है इसका किसका, डाउनवर्ड में है। और इसका जो क्या बोलते हैं, जो एक नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या है, अपवर्ड में है। और जो बोथ फोर्स इक्वल, फोर्स क्या है, ये इक्वल है, इस साइड भी, इस साइड भी, और इस साइड भी, मतलब चारों साइड।
आगे देखते हैं। Dynamic. Dynamic is a branch of physics that deal with the study of bodies in a motion, force causing that motion. गति भौतिक वह शाखा है जिसमें गतिशील वस्तुएं का मतलब अध्ययन किया जाता है. Unlike the statics, हर ऑब्जेक्ट मूविंग और एक्सीलरेटिंग. मतलब इसमें यह भी देखा जाता है कि वस्तुएं क्यों और कैसे चलती हैं, जो वस्तुएं वो क्यों चल रही हैं और कैसे चलती हैं वो. तो जैसे कि इसमें विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी और थर्ड एक्सीलरेशन, बल, फोर्स, द्रव्यमान, मास, ये न्यूटन की गति के नियम पर आधारित है. मतलब ये जितनी भी कंडीशन है जिनके कारण मतलब वस्तु कैसी है, स्थिर है, मतलब मोशन में है या फिर ऐसे मतलब कैसे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जिसमें भी है वो न्यूटन के नियम पर आधारित है. आगे बढ़ते हैं. अंडरस्टैंडिंग मोशन हेल्प द एक्सप्लेनिंग हाउ एंड व्हाई ऑब्जेक्ट मूव. मतलब ऑब्जेक्ट क्यों और कैसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, वही चीजें हैं. गति को समझना इंजीनियरिंग में उपयोग होना, सुरक्षा विश्लेषण मतलब सेफ्टी एनालिसिस करना. एग्जाम्पल, एक कार है वो एक्सीलरेटिंग ऑन ए रोड, मतलब सड़क पर चलती और तेज होती कार. और इंजन अप्लाइड फोर्स, मतलब इंजन बल देता है. कार गेन एक्सीलरेशन, कार की गति बढ़ती है. और मोशन फ्लो, न्यूटन्स लॉ, ये न्यूटन के नियम के अनुसार होता है. ये जो कंडीशन हो रही है किसके अनुसार हो रही है, ये हो रही है न्यूटन्स लॉ के अनुसार. दिस इज डायनेमिक. इसको हम क्या कहते हैं, ये गति का उदाहरण है. स्पेस space in a mechanism refers to regions or area in which body exit or move. मतलब कैसे हो, स्थिर वह क्षेत्र कहते हैं जहाँ कोई वस्तु मौजूद होती है या गति में होती है. मतलब मौजूद हो वहाँ पे स्टैटिक हो और या फिर गति में हो, गति करती है. जैसे कि 1 डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, 3 डायमेंशन हो गया. 1 डायमेंशन का अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में एक ट्रेन, मतलब जो ट्रेन है वो ट्रैक पे चलती है. और 2 डायमेंशन मोशन इन प्लेन एक्स और वाई, मतलब ए मोशन ऑफ कार, मतलब जो रोड पे सीधी चलती है कार, तो 2 डायमेंशन में होती है. 3 डायमेंशन में क्या है, एरोप्लेन इन ऑल डायरेक्शन. वो क्या है, इधर भी जाएगा, इधर इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इस डायरेक्शन में भी मतलब फ्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में भी करेगा. तो मतलब 3 डायमेंशन में वो किधर भी फ्लाई कर सकता है एरोप्लेन. आगे देखते हैं. सीधी रेखा में गति वही है जो भी बताया था. सीधी रेखा में गति ट्रेन का चलना, और समतल में गति एक्स और वाई, मतलब सड़क पर कार चलती है. और 3D मतलब वही दिशाओं में गति, सभी दिशाओं में गति को हवाई जहाज वगैरह. और डिस्क्राइब द पोजीशन, हैव द लोकेटेड ऑब्जेक्ट, एनालिसिस, मोशन मतलब स्थिर स्थिति की बताता है, गति का विश्लेषण करता है, इंजीनियरिंग में उपयोग होता है. मोशन डिपेंड ऑन स्पेस कोऑर्डिनेट्स used in structure and mechanism, robotics. A ball throw in air, हवा में फेंकी गई गेंद. मूव इन 3D स्पेस, मतलब 3D स्थान में चलती है. मोशन चेंज इन विद टाइम, मतलब समय के साथ स्थिति मतलब बदलती है. मोशन कैन बी ट्रैक यूजिंग कोऑर्डिनेट. Time is a fundamental quantity measured in duration or sequence of event. In a mechanism, time used to describe when motion occurs and how it change. समय एक मूल भौतिक राशि है जो घटनाओं की अवधि और क्रम को दर्शाता है.
यांत्रिक में समय का उपयोग यह बताने के लिए होता है कि गति कब और कैसे हो रही है, जो मतलब चेंजमेंट हो रहे हैं, गति कब और कैसे हो रही है, ये क्या बताता है, समय। टाइम इज एक स्केलर क्वांटिटी है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। ऐसा यूनिट होती है सेकंड। मेजर यूजिंग क्लॉक और टाइम, मतलब घड़ी से मापा जाता है, टाइम मापा जाता है। एग्जाम्पल, एक कार ट्रेवल्स इन, एक मिनट, a car travels in 16 kilometer in hour in 1 hour. डिस्टेंस डिपेंड ऑन टाइम, मतलब एक कार एक घंटे में कितना 60 किलोमीटर चलती है। एंड दूरी समय पर निर्भर करती है। दूरी किस पर निर्भर करती है? समय पर निर्भर करती है। डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। विदाउट टाइम एंड मोशन कैन नॉट बी डिस्क्राइब, बिना समय की गति का वर्णन संभव नहीं है। मास, mass is a fundamental property, एक fundamental property है, a body that represented the quantity of matter and contained in it. It also measure the resistance of body to change in motion, inertia. द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पदार्थ की मात्रा को। और यह वस्तु जड़त्व मतलब इनर्शिया का माप भी है। की पॉइंट में समझते हैं। मास इज स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। रिमेन इन कांस्टेंट, ये कैसे होती है? रिमेन कांस्टेंट होती है एनीवेयर, हमेशा। डज नॉट चेंज विदाउट लोकेशन। रिलेशन विद फोर्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का द्वितीय नियम के अनुसार। फोर्स अपॉन मास इनटू एक्सीलरेशन, जितना ज्यादा मास होगा तो मोर फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव करने, मतलब अधिक बल की आवश्यकता होगी। में स्मॉलर, अगर कम होगा मास तो लेस फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब कम बल की आवश्यकता होगी हमें। इम्पोर्टेंट ऑफ मास मैकेनिज्म, ये क्या होता है? डिटरमिनेंट्स ऑफ इनर्शिया, हैवियर ऑब्जेक्ट रेजिस्ट मोशन मोर, मतलब जड़त्व निर्धारित करता है। और यूज्ड इन कैलकुलेशन, गणनाओं में उपयोग होता है। इम्पोर्टेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट और एनर्जी वगैरह गणनाओं में उपयोग करने वाले। और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, मैकेनिक्स, डिजाइन करना, व्हीकल, डायनामिक, जैसे एक ट्रक एंड अ बाइसाइकिल, मतलब ट्रक और साइकिल है। ट्रक हैज मोर मास, ट्रक में क्या होता है? मोर मास, मतलब ज्यादा भारी होता है ट्रक। एंड हार्डर टू स्टॉप और मूव, चलना और रोकना बहुत कठिन होता है इसको। और साइकिल हैज लेस मास, तो इजी टू मूव, बहुत जल्दी, मतलब ट्रक वगैरह गया, ट्रक को अगर तुम धक्का मारोगे तो मूव थोड़ी ना कर जाएगा, उल्टा तुम्हें और मूव कर देगा। और साइकिल क्या, तुम उठाओ कंधे पे रख ले जाओ कहीं भी उठा के, तो साइकिल का वेट क्या कम होता है। आगे, पार्टिकल, a particle is a body with negligible size but having mass. कण एक ऐसी वस्तु है जिसका आकार निर्णय बहुत, मतलब बहुत छोटा माना जाता है, लेकिन इसमें द्रव्यमान होता है, उसमें मतलब द्रव्यमान होता है। इन अ मैकेनिज्म वी एज्यूम the size of object is so small that its shape and dimension ignored, मतलब इसमें वस्तु का आकार और आकृति नजरअंदाज किया जाता है। आगे देखते हैं। वाई डू वी यूज पार्टिकल कॉन्सेप्ट, क्यों यूज पार्टिकल्स?
सिंपल एंड कैलकुलेशन सबसे पहला है, एक मिनट, सिंपल और कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट और बिकम इजी टू एनालिसिस। कड़ का उपयोग मतलब गणना और गणना को आसान बनाता है। यूज टू मोशन एनालिसिस, गति का अध्ययन सरल होता है। फोकस ओनली मूवमेंट, मूवमेंट नॉट स्पेस। ये भी हो गया, ये भी हो गया। यूज टू यूजफुल इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, मतलब इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को समस्याओं को उपयोग में आता है। तो स्पेसिफिकली डायनेमिक और काइनेटिक्स। ऐड करते हैं एप्लीकेशन, motion of car treated as a point, motion of planet, projectile motion like a ball throw, कार की गति, ग्रहों की गति करते हैं, प्रत्यक्ष गति मतलब जैसे गेंद फेंकना। एग्जाम्पल जैसे कि ए बॉल थ्रो इन एयर, इट्स साइज इन इग्नोर्ड, ओनली इट्स पाथ एंड ट्रेजेक्टरी इज सर्टेटेड। हवा में फेंकी गई गेंद और उसका आकार नहीं माना जाता, केवल उसकी गति देखी जाती है। Flexible body, a flexible body is a body that change its shape or size when a force is applied। मतलब लचीला पिंड वह होता है जो बल लगाने पर अपना आकार और अपना आकार या आकार बदल देता है। इट्स डिफॉर्म इजली, जैसे कि बॉल वगैरह हो गई, तो मतलब इलास्टिक की, तो उसको क्या है, अगर साइज में अगर उसको दबाव कंप्रेस करोगे तो उसका साइज चेंज हो जाएगा। अंडर द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के आगे देखते हैं करेक्टरिस्टिक, शेप एंड साइज चेंज अंडर फोर्स, कैन नॉट रिटेन ओरिजिनल शेप इजली। मतलब आकार बदलता है आसानी से, डिफॉर्म होता है, मूल रूप से बनाए रखना कठिन है। मतलब अकर्स लार्ज डिफॉर्मेशन अकर्स, मतलब मूल रूप से बनाए रखना बहुत कठिन होता है। एग्जाम्पल जैसे कि रबर बैंड हो गया, अगर उसको डिफॉर्म करें तो, और जीप, रोप और केबल, क्लॉथ्स, रबर बैंड जैसे रस्सी वगैरह हो गई, कपड़ा हो गया। रिजिड बॉडी, पिंड, a rigid body is a body that does not change shape or size when the force is applied। मतलब कठोर पिंड वह होता है जो बल लगने पर अपना आकार नहीं बदलता। The distance between any 2 points remain constant। rigid body मतलब कठोर पिंड। करेक्टरिस्टिक, नो चेंज इन शेप और साइज, मतलब ये अपना शेप और साइज को चेंज नहीं करता। डिफॉर्म इनएक्सिबल, यूज्ड इन आइडियल एजप्शंस इन मैकेनिज्म, आकार स्थिर रहता है और आकृति बहुत कम या निर्णय होती है। यांत्रिकी में आदर्श रूप से माना जाता है। स्टील रॉड, स्टोन और आयरन ब्लॉक्स, लोहे की छड़ या पत्थर हो गया, धातु ब्लॉक्स हो गए। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट ओनली मैग्नीट्यूड, साइज और वैल्यू, नो डायरेक्शन, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड होती है। सदिश सदिश राशि वह भौतिक राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा इसमें नहीं होती है। Current has only magnitude, no direction involved,
और एडेड यूजिंग सिंपल अलजेब्रा, मतलब केवल परिमाण में होता है, दिशा नहीं होती है, साधारण जोड़ घटाव से जोड़ी जाती है। एग्जाम्पल जैसे एम के एस टाइम हो गया, वो सॉरी मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, डिस्टेंस मीटर, जैसे कि स्पीड मीटर पर सेकंड। मतलब एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं एक कार जो 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, केवल गति मतलब केवल गति दिखाई गई है और दिशा नहीं, मतलब स्पीड इसमें दिखाई गई है ओनली। वेक्टर क्वांटिटी इज फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड और एंड डायरेक्शन। सदिश राशि वह भौतिक राशि होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो। कैरेक्टरिस्टिक हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन represented by arrow added using the vector loss triangle parallel परिणाम प्लस दिशा दोनों होती हैं, तीर मतलब एरो से दर्शाया जाता है इसे, वेक्टर नियमों से जोड़ा जाता है इसको। एग्जाम्पल इसमें आएगा जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई, बल, वेग, त्वरण और विस्थापन। एग्जाम्पल ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब जो 10 न्यूटन का जो बल है वो पूर्व दिशा में लगता है। परिणाम इसका क्या है, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में है, पूर्व मतलब ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इसमें क्या है, डायरेक्शन दिखाई गई। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऐसा यूनिट फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट। तो ये फिजिकल क्वांटिटी यूनिट और सिंबल्स हैं, जैसे लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, सिंबल हो गया एम। ये फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स जो थी, फर्स्ट फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे भी थोड़ा रिवाइज करवा दे रहे, रिवाइज हो जाएगा। टाइम और सेकंड, और मतलब सेकंड का ये सिंबल होता है एस। मास जैसे किलोग्राम, केजी, और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में होता है और सिंबल ए होता है। टेम्परेचर केल्विन में होता है, सिंबल के होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसका सिंबल मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, सीडी। ड्राइव यूनिट आर द फॉर्मेट बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जांपल जैसे क्वांटिटी, वेलोसिटी हो गई, मीटर पर सेकंड, जो फॉर्मूला मतलब इसका है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन जो यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये थोड़ा देख लेना, हो जाएगा। फोर्स, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंज द स्टेज, जिसमें स्टेट चेंज हो, पुश और पुल दैट स्टेज रेस्ट मोशन ऑफ बॉडी, मतलब वह बल धक्का या खींच है जो किसी वस्तु की गति या अवस्था को बदल सकता है। ऐसा यूनिट होती है इसमें न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ मोशन, F बराबर ma। 1 Newton is defined as the force required to acceleration in a 1 kg mass and by 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक न्यूटन की मतलब परिभाषा, मतलब एक न्यूटन इज द द्वितीय नियम के अनुसार एक न्यूटन बल वह बल है जो एक किलो मान मतलब मास को एक मीटर सेकंड स्क्वायर का एक मतलब थोड़ा दे। यूनिट रिप्रेजेंटेशन 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी इकाई हो गई, इसको याद रखना। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। representation of force as a vector,
representation of force as a vector. Force is a vector quantity. Force क्या vector quantity है? So it represented by the magnitude and direction. It is show using an arrow. इसको इस arrow से मतलब show करते हैं सदिश। वह एक सदिश राशि है इसलिए इसे परिमाण और दिशा दोनों से दर्शाया जाता है। How to represent it? Force vector, length arrow, show magnitude. जो लेंथ ऑफ एरो है वो किसको दर्शाता है? शो मैग्नीट्यूड को। डायरेक्शन ऑफ एरो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंटेड करता है। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वेयर द फोर्स एक्ट, तीर की लंबाई परिमाण और तीर की दिशा क्या है? दिशा। और बिंदु बल का स्थान बताता है। आगे वेक्टर फॉर्म, इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल ए फोर्स 10 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में मतलब पूर्व में लग रहा है, इज द रिटन एज। एग्जांपल ए फोर्स पुलिंग ए ब्लॉक टू द राइट, एरो पॉइंटिंग राइट, एरो किसमें? राइट में। लेंथ रिप्रेजेंटेड फोर्स वैल्यू, उदाहरण दाईं ओर खींचने वाला बल। और तीर जो है वो दाईं दिशा में होगा। तीर उसका किस तरफ होगा? एरो किस तरफ होगा? उसका दाईं दिशा में। एरो पॉइंटिंग राइट। रिप्रेजेंटेड बाय द वंश नेशन, वंश नेशन इज द मेथड यूजिंग द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स टू represent force diagram specifically in force polygons, process graphical analysis, and it introduced by the Robert Henry. वंश नेशन एक ऐसी विधि है जिसमें बलों को अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब डायग्राम स्पेसिफिकली इन। इसका उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग और ग्राफिकल मेथड में उपयोग किया जाता है वंश नेशन को। हाउ इट वर्क, मतलब ये कैसे अपना ये कैसे वर्क करती है वो हम देखते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर और फोर्स डायग्राम, मार्क स्पेस बिटवीन द फोर्स ABCD ऐसे, और ईच फोर्सेस लाइंस बिटवीन टू स्पेस। ये क्या करेगा? बलों को सीधे नाम मतलब देने के बजाय उनके बीच में स्थान, स्पेस को अक्षरों के नाम देते हैं और बलों को दो अक्षरों से दर्शाते हैं। नेम इज फोर्स यूजिंग दीज टू लेटर्स। रिप्रेजेंटेशन रूल, फोर्स बिटवीन स्पेस A एंड B। डायरेक्शन क्या है इसका? डायरेक्शन A से लेके और B तक है। रिवर्स डायरेक्शन B और A हो जाएगा। चित्र बनाएं, खाली स्थानों को ABC से नाम दिए जाएं और हर फोर्स को मतलब हर बल दो स्थानों के बीच होगा, उसी आधार पर नाम दें उसको। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम है रिप्रेजेंटेड बाय द वंश नेशन। ऐसा ही आप लोग भी ड्रॉ करके आना। सपोज तीन फोर्सेस हैं एक्ट ऑन ए पॉइंट पे, स्पेस लिमिटेड ABC जो हमने लिए हैं यहाँ पे ABC लिए हैं, और फोर्स बिटवीन A से A और B, मतलब A और B। तो यहाँ पे एरो ये हो रहा है A और B। फोर्स बिटवीन BC, तो BC यहाँ से और यहाँ तक फोर्स है इतना। मतलब इसमें क्या तीन जो फोर्स है वो वर्क कर रहे हैं इसमें। Characteristic of force, a force is completely described by the following four main characters। चार मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इफेक्टेड ऑफ ए फोर्स, पहला है हमारा मैग्नीट्यूड, द साइज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स मेजर इन न्यूटन्स, 10 न्यूटन हो गया, 50 न्यूटन हो गया। डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ दूसरा हमारा डायरेक्शन, द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, इंपोर्टेंट वेक्टर इन नेचर।
जैसे ईस्ट हो गई, वेस्ट हो गई, अप और अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया, ऐसे। लाइन एक्शन, the imaginary lines along which the force act determines the effect on the body. Point application, the point where the force is applied on the body, or the change this point can change the effect. Example जैसे कि pushing a door, और magnitude, how hard you push. डायरेक्शन कैसा होगा, इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा. लाइन ऑफ एक्शन along your hand, जो मतलब अगर हम गेट वगैरह को अगर खोलते हैं डोर को, तो उसका जो मतलब मैग्नीट्यूड होगा वो हार्ड, और पुश होगा मतलब हार्ड होगा पुश करने पे. और लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, along your hand. पॉइंट क्या था, वेयर यू पुश, कहाँ पुश कर रहे हैं. तो दरवाजे को धक्का देना, कितना बल है उसमें पड़ना, मतलब किस डायरेक्शन में है और कहाँ लगाया गया बिंदु, वो एक आगे चला गया. चेंज इन स्पीड, कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड. और एग्जांपल जैसे कि एक्सीलरेटर, ब्रेक्स वगैरह हो गए. चेंज डायरेक्शन, मतलब कैन चेंज अ पाथ ऑफ मोशन. एग्जांपल जैसे कि टर्निंग ए व्हीकल्स, जैसे गाड़ी को जैसे कहीं कहीं से टर्न किया जाए. रोटेशन ऑफ बॉडी, कैन मेक इन ऑब्जेक्ट रोटेट. एग्जांपल जैसे कि ओपनिंग अ डोर, मतलब डोर को ओपन करना, तो वो रोटेट होता है एक तरीके से. बल के प्रभाव, आकार बदलना मतलब रबर खींचना, स्थिति बदलना मतलब रेस्ट मोशन, वस्तु को चलना या रोकना. गति बदलना मतलब तेज या धीमा करना. और दिशा बदलना, दिशा परिवर्तन. घुमाव मतलब रोटेशन, वस्तु को घुमाना. प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, तो इसको हम देखते हैं. The principle of transmissibility of force state that if a force acting in a rigid body is moved anywhere along, मतलब यदि कोई कठोर पिंड पर कार्य करने वाला बल उसकी क्रिया रेखा के अलोंग किसी अन्य बिंदु पर स्थानांतरित कर दिया जाए, तो पिंड पर उसका बाहरी प्रभाव, एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं बदलता. तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, एक्सटर्नल इफेक्ट नो द बॉडी रिमेन इन चेंज. जैसे कि यहाँ पे हमने देख सकते हैं, ये जो एप्लीकेशन ओनली रिजिड बॉडी इन फॉलोइंग मस्ट रिमेन इन सेम. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन कैसी है, दोनों की मतलब अपनी अपनी साइड से है. लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन भी मतलब सेम रहनी चाहिए. इसमें क्या बदलता, अगर कोई चीज अगर इसमें चेंज होती है तो उसमें होती है केवल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदलता है. इंपोर्टेंट नोट्स, मतलब एक्सटर्नल इफेक्ट रिमेन सेम, मोशन इक्विलिब्रियम. इंटरनल इफेक्ट में चेंज, स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन इंटरनल में बदल सकता है. इसमें क्या, एक्सटर्नल में क्या होता है, सेम रहता है, और इंटरनल इफेक्ट में क्या होता है, बदल सकता है. एग्जाम्पल, ए रोड इज पुश्ड अलोंग इट्स लेंथ, मतलब एक रोड को धक्का देना, एक रॉड को धक्का देना, सॉरी. वेदर यू पुश्ड एट द एंड और एट द मिडल, मतलब आप डंडे को उसके एक सिरे से धक्का दें या बीच में रखें एक रॉड को. इफ द फोर्स इज अलोंग द सेम लाइन, अगर अगर बल की दिशा और लाइन सेम है तो डंडा मोशन में रहेगी, मतलब जो रॉड है वो मोशन में रहेगी. द मोशन ऑफ द रॉड विल बी रिमेन द सेम. Force system. A force system is the group of two more forces acting on a body at the same time. जब किसी वस्तु पर
एक से अधिक बल एक साथ मतलब कार्य करते हैं तो उसे बल तंत्र कहते हैं। क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु पर एक से ज्यादा मतलब फोर्स उस बॉडी पे लग रहे हो, एक साथ कार्य कर रहे हो, तो उसको बल तंत्र मतलब बॉडी सिस्टम कहते हैं। हमारा ये फोर्स सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन। Classification of force system. Force system are the mainly classified based on their line of action and plane. Classification of force system. Force system are the mainly classified based on their line of action and the plane. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें, फर्स्ट है हमारा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन। तो जितने भी फोर्सेस होंगे वो किस में होंगे, सेम प्लेन पे होंगे। टाइप 1 में सबसे पहला है कोलिनियर फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम एक्ट लॉन्ग द सेम राइट स्ट्रेट लाइन में। और एग्जांपल जैसे पुलिंग रूप फ्रॉम बोथ एंड। कोप्लेनर मतलब वही हो गया, अभी बताया सभी बल एक ही समतल पर में होते हैं। नंबर कोलिनियर सभी बल एक ही सीधी रेखा में हो। और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, फोर्स मीट अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे हो। एग्जांपल फोर्स एक्टिंग एट ए जॉइंट भी मतलब कॉन्करेंट सभी बल एक बिंदु पर मिलते हैं। जितने भी फोर्सेस हैं उनके जो बिंदु है वो एक ही बिंदु पर मिलते हैं। सी ए पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम में क्या होता है, फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एग्जांपल लोड ऑन ए बीम, बीम पे लोड आना। समांतर मतलब पैरेलल सभी बल एक दूसरे के समांतर हो। जनरल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, force lie in same plane but are the neither parallel or concrete। मतलब कैसे हो, सेम प्लेन पे तो हो बट वो कैसे हो, नाइदर पैरेलल। दूसरा है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। फोर्स डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन। नॉन कोप्लेनर बल एक ही प्लेन में नहीं होते हैं। टाइप में नॉन कोप्लेनर कंक्रीट मीट एट वन पॉइंट बट नॉट सेम प्लेन, मतलब एक प्लेन पे तो नहीं होंगे लेकिन एक पॉइंट पे जरूर होंगे। बी नॉन कोप्लेनर पैरेलल्स बट इज डिफरेंट प्लेन्स। जर्नल नॉन कोप्लेनर नाइदर पैरेलल और नॉर कॉन्क्रीट। आगे बढ़ते हैं। कॉन्क्रीट मतलब बीम पर लोड, समांतर बल तंत्र और जर्नल पर कई बल। ये तो बड़ा छोटा डायग्राम यहाँ पे लग रहा है, कोई ना। फोर्स सिस्टम मतलब ये होते हैं कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, कोलिनियर हो गया, कोरिएंटेड हो गया, पैरेलल हो गया इसमें कोप्लेनर में, और नॉन कोरिएंटेड नॉन पैरेलल। और नॉन कोप्लेनर में कोरिएंटेड पैरेलल और नॉन कोरिएंटेड नॉन पैरेलल होते हैं। इसमें 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं। ये थोड़ा स्ट्रक्चर याद रखना, अगर आ जाए तो ये पूरा बना के रखना। कोप्लेनर फोर्स कैसा होगा, कुछ ऐसे होंगे कोप्लेनर। लाइंस ऑफ एक्शन कैसे हैं, फोर्सेस लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में है। और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस जो कैसे हैं, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, मतलब एक सेम प्लेन पे नहीं है। वो क्या है, एक बॉक्स है जो कि
अब वो इधर भी है, मतलब यहाँ से भी है और इधर से भी। कोलिनियर फोर्सेस मतलब लाइन ऑफ एक्शन कैसे हैं, लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन में होते हैं। कोऑर्डिनेटेड फोर्स जो एक्शन ऑफ फोर्स, ऑल फोर्सेस पास थ्रू द सेम पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से हो, कुछ इस तरह से। तो ये होते हैं, हमने समझ लिया कोप्लेनर क्या होता है, नॉन कोप्लेनर क्या होता है, और कोलिनियर फोर्सेस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड फोर्सेस क्या होता है। अब आता है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो व्हाट इज resolution of force? Resolution force are mean splitting a single forces into two or more component, मतलब एक या एक दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी हो उनकी, डिफरेंट हो। किसी एक बल को दो या अधिक भागों में बांटा नहीं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। बांटना ही मतलब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। ये सभी कंपोनेंट मिलकर मूल बल के बराबर प्रभाव देते हैं। Why do we resolve of force? टू सिंपली कैलकुलेशन क्यों यूज मतलब इसमें आते हैं। Why do we resolve of force? हम क्यों मतलब इसमें रिजोल्व ऑफ फोर्स कर रहे हैं। तो टू एनालाइज फोर्स अलोंग नाउ डायरेक्शन, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। क्यों कहते हैं मतलब इनको, गणना असमान बनाने के लिए और बल को अलग अलग डायरेक्शन में समझने के लिए। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स क्या होता है, व्हेन ए फोर्स इन रिजॉल्व टू परपेंडिकुलर जैसे 90 डिग्री डायरेक्शंस, they are called in orthogonal components. Component of force, F make angle and angle theta with the horizontal. Fx horizontal component हो गया, Fy हो गया vertical components. ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, जब बल दो स्पर्श लंब मतलब 90, मैं ये बताया था 90 मतलब 90 डिग्री डायरेक्शन में तोड़ा जाता है, और उन्हें ऑर्थो डायगोनल कंपोनेंट कहते हैं। यदि बल F क्षैतिज मतलब थीटा कोण बनता है, तो Fx F cos थीटा क्षैतिज अवयव हो गया, और F by sin थीटा ऊर्ध्व अवयव हो गया। ये कुछ डायग्राम भी था उसमें समझने के लिए। मूवमेंट ऑफ फोर्स, the moment of force is the turning effect produced by a force about a point or axis। मतलब वह बल का आघूर्ण वह प्रभाव है जिसमें जिससे कोई बल किसी वस्तु को घुमाने की कोशिश करता है, मतलब कोई वस्तु को घुमाने की कोशिश करता है जिसमें वह बल, उसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। फॉर्मूला होता है उसका m बराबर F इंटू डी। m जो होता है वो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, F होता है वो फोर्स होता है, और d जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पिवट, लंब दूरी। ऐसा यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर, और फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये तो बता ही दिया। ये दिशा कैसी होगी इसकी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उदाहरण जैसे दरवाजा खोलना, हैंडल पर बल लगाया जाता है, और हैंगिंग से दूरी ज्यादा होती है, जो है जहां से मतलब घूमता है वहां की मतलब, और हमारे हाथ की दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओपनिंग अ डोर, फोर्स अप्लाइड बाय ए हैंडल, डिस्टेंस फ्रॉम द हैंग इन लार्ज एंड मोर मूवमेंट और इजियर टू ओपन होगा वहां पे। हेरिगन थ्योरम ये क्या कहती है, द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अबाउट द सेम पॉइंट। मतलब किसी बिंदु के बारे में परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स का
अवयवों के अगुणों का योग कितना होगा, m बराबर m प्लस m2। इसको अभी समझते हैं एग्जांपल से। ए फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट रिजॉल्विंग, मतलब एक बल को दो भागों में तोड़ा, तो क्षैतिज और ऊर्ध्व, रिजॉल्व इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। तो टेक मूवमेंट ऑफ ईच, दोनों अवुड जोड़े तो एट देम टोटल मूवमेंट, और इक्वल मूवमेंट ऑफ ओरिजिनल फोर्स। कंपोजिशन फोर्स को समझते हैं। कंपोजिशन फोर्स मींस कंबाइनिंग टू और मोर फोर्सेस इनटू अ सिंगल फोर्स। बलों का संयोजन क्या है, जब दो या अधिक बलों को मिलकर एक बल बनाया जाता है, मतलब दो या अधिक फोर्स को मिलाकर एक फोर्स बनाया जाता है, तो उसे फोर्स का संयोजक कहते हैं। इसे इस एक बल को रिजल्टेंट कहते हैं। रिजल्टेंट इज अ सिंगल फोर्स होता है दैट प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट ऑल द गिवन फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर। परिणामी बल क्या है? परिणामी बल वह एकल बल है जो सभी बलों को समान प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या करता है? सभी फोर्सेस को प्रभाव उत्पन्न करता है। मेथड ऑफ फाइंड रिजल्टेंट, एनालिटिकल मेथड हो गया, यूजिंग मतलब ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, लॉ पैरेललोग्राम, और निकाय की विधि, इसको कैसे निकाला जाता है वैसे समझ सकते हैं। Analytic method in determination of resultant for concurrent force or the force whose lines of action meet a single line point। वह बल जिनकी क्रिया रेखीय एक ही बिंदु पर मिलती है। कैसे? Analytic method क्या होता है? It is a method in which we find the resultant using the mathematical calculation why the resolving force into a components। मतलब इसमें बलों को एक कंपोनेंट में तोड़कर और मैथमेटिकल तरीके से परिणामी बल निकाला जाता है, मतलब इसमें रिजल्टेंट निकाला जाता है। स्टेप टू फाइंड रिजल्टेंट, स्टेप 1 जो रिजॉल्व इन ईच फोर्सेस इनटू कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और एक्स वाई वर्टिकल। तो कुछ इस तरीके से आएगा हमारा। और पहला स्टेप है प्रत्येक बल को अवयवों में जोड़ें, मतलब एक्स और वाई। तो स्टेप सेकंड में क्या आएगा? सम ऑफ द कंपोनेंट, उन कंपोनेंट को क्या कर दें हम? ऐड कर दें, सभी अवयव जोड़ें, सभी क्षैतिज अवयवों का योग और उनके वर्टिकल का योग। तो कैलकुलेट रिजल्टेंट, जो कैलकुलेट आएगा रिजल्टेंट वो हमारा ये आ जाएगा। और परिणामी बल निकालें तो कुछ ऐसा आएगा। फाइंड द डायरेक्शन tan थीटा ई एफ वाई, वो ई नहीं है। दिशा निकालें तो दिशा हमारी ये आई, डायरेक्शन अभी यहाँ पे भी था। नॉन कोरिएंटेड एंड पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो पहला हमारा है नॉन कोरिएंटेड कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो एक नॉन concurrent coplanar force system is the system which all forces lie the same plane। तो किसमें होंगे? हमारे सेम प्लेन में होंगे coplanar, but their line action does not intersect at the single point। मतलब जब सभी बल एक ही तल मतलब एक ही प्लेन पे हों, लेकिन उनकी जो कार्य रेखा है, उनका जो वर्क मतलब एक्शन है, वो किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नॉन कोरिएंटेड कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं।
Key points: force act at the different point and they are not meted at one point. मतलब वह अलग अलग बिंदुओं पर लगते हैं, सभी बल एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही प्लेन में होंगे. Can causes both translation movement और रोटेशनल में टर्निंग इफेक्ट, जब टर्न वगैरह होते तब वहां पे देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे फोर्स एक्टिंग ऑन ए बीम, जो बीम पर लगने वाले अलग अलग बल. फोर्स ऑन लेडर रेस्टिंग ऑन ए बॉल, दीवार पर टिकी हुई सीढ़ी. लाइक अ पैरल फोर्सेस, इसमें आता पैरल फोर्सेस एक्ट द सेम डायरेक्शन. जो पैरल फोर्स होगा वो कितने सेम डायरेक्शन में. वेट एग्जांपल जैसे कि वेट ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन अ बीम. पैरल कोप्लैनर फोर्सेस सिस्टम, सभी बल एक ही मतलब प्लेन में हों और एक दूसरे के कैसे हों, पैरल हों, तो उसे समान मतलब पैरल फोर्सेस कहते हैं. समान दिशा में समान दिशा वाले समांतर बल, जब सभी बल एक ही दिशा में और समांतर हो. उदाहरण जैसे कि बीम पर नीचे की ओर लगने वाले भार मतलब लोड. अनलाइक, वो तो हो गए थे लाइक. अब अनलाइक पैरल फोर्सेस देख लो. तो फोर्स आर द पैरल बट एक्ट अपोजिट. अब यहाँ पे क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में. ये ध्यान रखेंगे. अनलाइक में क्या था, सेम डायरेक्शन प्लेन में, और इसमें क्या अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में उसमें था. एग्जाम्पल है शीशा, वन फोर्स इज अपवर्ड एंड वन डाउनवर्ड, मतलब एक अपवर्ड में है तो एक डाउनवर्ड में है. जब बल समांतर हो लेकिन उनकी दिशा कैसी हो, अपोजिट हो. उदाहरण जैसे कि शीशा में एक बल ऊपर और दूसरा नीचे की ओर. डिफरेंस, रेखीय एक बिंदु पर नीचे मिलती है और हमेशा समांतर रहती है. मतलब समांतर बल प्रणाली में देखेंगे तो क्या होगा, हमेशा समांतर रहती है. दिशा, इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग हो सकती है, इसमें समान या विपरीत मतलब सेम या अपोजिट. और प्रभाव कैसा देखने को मिलेगा, गति और अगुण दोनों मुख्यतः. उदाहरण जैसे कि सीढ़ी हो गई, बीम हो गया, ये सब बीम पर लोड हो गया, समांतर में ये देखने को मिलेगा. अब आता है मेन टॉपिक, सबसे जरूरी तो यही है, ये हर बार आता है, 5 नंबर में आता क्वेश्चन. तो ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स, यदि दो बलों को परिणाम और दिशा के अनुसार क्रम से त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा दर्शाया जाता है तो उनका परिणामी बल उस त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा दर्शाया जाता है विपरीत दिशा में. केवल दो बलों के लिए उपयोग होता है ये बल. सिरे से पूंछ और मतलब हेड टू टेल तरीके से लगाए जाते हैं. मतलब एक तो ये हो गया और एक तो ये हो गया. तो एक का हेड मतलब एक का हेड हो गया और एक का टेल हो गया. इसी को ऐसे कर दें तो एक का हेड हो गया और एक का टेल हो गया. यहाँ पे two forces acting on at a point represent the magnitude or direction by the two-sided triangle taken the order. Then the resultant is represented by the
थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेक इन द अपोजिट ऑर्डर। जैसे कि इसको हम एक तरीके से और सकते हैं, हमें पता है कि जो करेस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो हमारे हमेशा थीटा होते हैं। तो ये कंडीशन है applicable for two forces only. Force are arranged head to tail। आगे बढ़े। ये तो पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। यदि दो बलों को एक बिंदु से निकलने वाली समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम की दो आसन भुजाओं द्वारा दर्शाया जाए तो उनका परिणामी उस चतुर्भुज के डायगोनल द्वारा दर्शाया जाता है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। तो ये है force acting simultaneously at the point of represented by the two adjacent side parallelogram. Then their resultant is represented by the diagonal of parallelogram passing through that point. कंडीशन कैसी हो, कैपेबल ऑफ टू फोर्सेस हो, ये भी हमने बता दिया, वो तो वही आ गया। तो स्टेटमेंट पहले क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम इसकी इक्वेशन करेंगे, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो इफ टू फोर्सेस P and Q acting at the point of area represented in magnitude or direction by the two adjacent side of a parallelogram, then the diagonal passing through the point represented by the resultant force। यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले फोर्स दो बल मतलब दो फोर्स P और Q को परिणाम और दिशा मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में समांतर ट्राइंगल की दो सन्निकट भुजाओं द्वारा एडजेसेंट मतलब द्वारा दर्शाया जाए तो उसे बिंदु से गुजरने वाला जो डायगोनल उनका परिणामी रिजल्टेंट दर्शाता है। तो कैसे गिव हमें पहले क्या दिया, दो फोर्सेस दिए P और Q, एंगल क्या है, एंगल बिटवीन देम थीटा, रिजल्टेंट क्या है R हो गया हमारा। और इसको ऐसे समझेंगे, एक पहले तो हम ऐसे दो वेक्टर लिए, फिर यहाँ पे ये हमारा हो गया थीटा, ये हमारा हो गया क्या एंगल, ये हमारा हो गया ए, और ये हमारा हो गया क्यू, और ये हमारा हो गया बी, और ये हमारा हो गया पी एंगल, ये हमारा सी। ये जो हमारा होगा ये 90 डिग्री होगा। और यहां से ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो गया अल्फा, और ये हमारे कैसे हैं अपोजिट एंगल है, ये निकालना ये एडजेसेंट हमें निकालना क्या क्या है, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल। तो ए और सी इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा हो गया, और ये सेम है क्योंकि जितने भी एंगल जो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल वो क्या थीटा रहते हैं, बी और सी क्यू कॉस थीटा क्यू साइन थीटा। यूजिंग दी पाइथागोरस यहाँ पे हमने प्रमेय लगा दी
जो r बराबर q साइन थीटा स्क्वायर प्लस p प्लस कॉस q कॉस थीटा स्क्वायर। तो ये ऐसे हमने लगा के ये निकाल दिया और रिजल्टेंट जो आया वो हमारा ये आ गया। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था, इसमें हमने किया टेन वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया हमने, और इस टेन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हमने इसमें रिजल्टेंट निकाल दिया, जो कि ऐसे था टेन फाइव, ये अपोजिट और एडजेसेंट इक्वल टू बी और सी, बी सी और ए सी। ये हो गया हमारा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। हमने यहाँ पे टेन वाला फॉर्मूला से रिजल्टेंट निकाल दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आंटी पॉलीगन ऑफ फोर्स पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स। तो यदि कोई बलों को क्रम से हेड टू टेल भुजाओं के रूप में दर्शाया जाए तो उनका परिणामी उस बहुभुज की पहली और अंतिम बिंदु को जोड़ने वाली रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब पहली और अंतिम। तो polygon of law force define the several forces acting on a body are represented magnitude on direction. Why the side of the polygon take order, then there the resultant is represented by the closing side of the polygon taken by the opposite order. इसमें कंडीशन क्या क्या देखी जाती है, कैपेबल for the more than two forces of force are the connected head to tail। अब देखो कैसे, एक तो एक ही पॉइंट से कैसे फोर्स हो अलग अलग डायरेक्शन में, ये हो गए अलग अलग डायरेक्शन में। फोर M1 F2 F3 और F4। अब इसमें क्या, शेप विद मल्टीपल साइड्स और फोर्स ऑर्डर, मतलब फोर्स क्या ऑर्डर में हो, हेड टू टेल। अब ये तो ऐसे तो नहीं है, अब एक और डायग्राम से देखते हैं जो ऑर्डर और अपोजिट होनी चाहिए, मतलब ऑर्डर में भी हो और अपोजिट हो। तो ऑर्डर में पहले तो ये एक बनाएंगे वेक्टर, फिर यहाँ से इसका हेड, ये तो हो गया हेड, और टेल जोड़ देंगे इसकी, और यहाँ से फिर इसकी हेड से टेल जुड़ गया, और यहाँ से हम इसको इधर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा पॉलीगन ऑफ लॉ वेक्टर। तो ऑर्डर और अपोजिट में है ये फोर्सेस, तो F1 और F2 और F3 और F4, और ये जो है ना, ये क्या है, ये रिजल्टेंट है। तो इसको हम बोलेंगे आर रिजल्टेंट फोर्स। तो इसी के साथ हमारी क्लास हुई समाप्त। यहाँ पे नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, PDF से भी आप पढ़ सकते हैं।
थैंक यू।